हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी नानी का 15 एकड़ का फार्म हाउस हेडन, अलबामा में है। उनका वो फार्म हाउस हमारे घर से कई घंटों की दूरी पर था, लेकिन फिर भी हम वहाँ साल में कई बार जाते थे। ज़्यादातर तो समर में ही जाना होता था। मुझे याद है जब मैं उनके घर जाता था तो मुझे यही लगता था कि यह सिर्फ एक मामूली घर था जो मेरे नाना जी ने अपने हाथों से बनाया था। बचपन में हम शहर की तरफ घूमने जाते, पास के तालाब में स्विमिंग करते और घर के पीछे एक बड़े से पेड़ पर खेलते रहते थे। फार्म के आसपास वाली ज़मीन में तब वैसे तो कोई फसल नहीं उगती थी, तो हमें खेलने के लिए काफ़ी खुली जगह मिल जाती थी। लेकिन खेतों के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। जब भी हम घर के अंदर होते थे तो नानी हमें गाना गाकर सुनाती थी, हमें बचपन के किस्से सुनाती और हमें लकड़ियों और तागों से अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाती थी। मेरे नाना नहीं थे। नानी बताती थी कि मेरे नाना बहुत लंबे और ताकतवर इंसान थे जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बिना थके खेत में काम करते रहते थे। मेरी नानी और उनकी फैमिली व नाना जी पहली बार स्कूल में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ सालों में शादी कर ली और वहाँ से आकर यहाँ पर रहने लगे। मेरी माँ का जन्म भी इसी फार्म हाउस में हुआ था। मैं अपनी नानी की दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमेशा वो बोलती थी और सबसे ज़्यादा अजीब यह था कि हमें कुछ बातें माननी पड़ती थी जब तक हम वहाँ रहते थे। मेरी नानी मेरी छोटी बहन को अपनी गोदी में बिठाती और हर बार हमें वो रूल्स याद दिलाती थी जब भी हम वहाँ जाते थे। और वो रूल्स यह थे कि कभी घर के बाहर खाना नहीं छोड़ना, कभी रात में गाना नहीं गाना और सबसे ज़रूरी यह था कि कभी भी जंगल में नहीं जाना। उन्होंने कभी यह तो नहीं बताया कि यह ज़रूरी क्यों थे, पर यह रूल्स थे बहुत ज़रूरी। इन रूल्स के बारे में हमने कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। पहले 2 रूल्स तो बहुत आसान थे, क्योंकि गाना गाना मुझे आता नहीं और खाना हम तभी खाते थे जब नानी हमें देते थे। लेकिन तीसरा वाला ज़रा मुश्किल था, क्योंकि उनके घर के चारों तरफ जंगल ही था और बहुत सारे पेड़ एक लाइन में लगे हुए थे जहाँ से जंगल शुरू होता था। और हमेशा मुझे और मेरी बहन को ऐसा लगता जैसे कोई हमें वहाँ अंदर से बुला रहा है। हमने कई बार वहाँ अंदर जाने की परमिशन भी ली और बोला कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही मना कर देते थे, यह कहकर कि ये रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। मुझे याद है कि एक शाम जब मेरी बहन सिर्फ 3 या 4 साल की होगी, उसने गलती से खाना खाकर बाहर ही छोड़ दिया था। हम घर की पिछली सीढ़ियों पर बैठकर सैंडविच खा रहे थे। जब मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया तो पानी पीने के लिए अंदर चला आया और मेरी बहन अपनी प्लेट छोड़कर मेरे पीछे पीछे चली आई। उसी रात हम सब फायरप्लेस के सामने बैठे थे और नानी हमें कहानियाँ सुना रहे थे और हम सब हंस रहे थे कि तभी हमने दरवाजे पर कुछ खरोचने की आवाज़ सुनी। वो सुनते ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मेरी नानी मेरे पापा की तरफ देखने लगी, जो उनसे दूसरी तरफ ज़मीन पर बैठे हुए थे। वो अपने इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था। मैंने नानी से पूछा, वो क्या था? मेरे पापा ज़मीन से उठते हुए बोले, शायद एक रकून।
नानी बोली, ज़रा मुझे देखने दो। मेरे पापा ने मुझे उनकी गोद से उठाया और नीचे ज़मीन पर बिठा दिया। उसके कुछ देर बाद नानी अंदर आए और अपनी पहली वाली जगह पर बैठ गए। मेरी बहन ने जब नानी के हाथ में प्लेट देखी तो वो नानी के चेहरे की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मेरी नानी ने उसे चुप कराते हुए बोला कि कोशिश करो ऐसा दोबारा ना हो। फिर उसी रात मैं पिछले दरवाजे तक गया तो देखा कि पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि कई बार रात में दरवाज़ा खुला रहता था। मैं इतना बड़ा तो था कि यह समझ सकूं कि यहाँ कुछ अजीब हुआ था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि मुझे इस सब से डर ना लगे। घर के उस हिस्से में सिर्फ एक ही बल्ब था जो सिर्फ सीढ़ियों पर ही रोशनी डालता था। उस हल्की रोशनी में मैंने देखा कि सीढ़ियों पर और दरवाजे के पास लंबे काले बाल पड़े थे। उस हादसे के बाद अब मैं फार्म के आसपास होने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा था, जिससे मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि नानी कुछ छुपा रहे हैं। मुझे यह उस वक्त तो नहीं पता था कि वो क्या था। उस दरवाजे पर बाल उसी चीज़ का हिस्सा था। फिर अगले साल फार्म के कुछ दूरी पर हमें एक हिरन मिली जिसका सर गायब था और उसका बाकी हिस्सा कटा फटा हुआ था। इतनी छोटी सी उम्र में भी मुझे यह पता था कि यह किसी जानवर का काम नहीं है। जब मैंने नानी को यह बात बताई तो हैरान होने के बजाय उन्होंने बोला कि जंगल के पास यह सब आम बात है और बोला कि तुम उससे दूर रहो, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा इसे हटा देंगे। फिर उससे अगले साल एक रात हम सब एक शोर से उठ गए जो कि बाहर के स्टोर रूम से आ रहा था। जब हम सब उस जगह देखने गए तो यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ किसी ने तोड़ फोड़ की हुई है। उस स्टोर का अगला दरवाज़ा पूरी तरह से तोड़ रखा था और अंदर से सब कुछ ऐसे फाड़ रखा था जैसे कोई किसी चीज़ की तलाश कर रहा हो। मेरी नानी ने बोला, शायद यह किसी चोर का काम है। उसके कुछ दिन बाद मेरी बहन खेलते खेलते उन पेड़ों की सीधी लाइन की तरफ से जाने लगी। उसके बाद जो अगली चीज़ मैंने देखी वो था कि मेरे पापा तेज़ी से खेतों से भागते हुए उसके पास जा रहे थे। वो उसके पास पहुँचे तो उसे गोद में उठाकर वापस तेज़ी से घर की तरफ भागने लगे। उन्होंने उसे एकदम से इतना डरा दिया था कि वो लगातार रोती जा रही थी, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं बताया कि वो उसे इतनी तेज़ी से वहाँ से लेकर क्यों आए। इसके बाद भी कई साल तक कुछ ना कुछ वहाँ होता रहा, लेकिन यह सब किस नतीजे पर पहुँचेगा यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरी बार जब मैं अपनी नानी के घर गया था वो गर्मियों का मौसम था और मैं 16 साल का हो गया था। यह वही गर्मी थी जिसमें मेरी नानी ने मुझे बता दिया कि वो अब तक क्या छुपा रहे थे। तो एक दिन मैंने जंगल के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। वो जुलाई का एक दिन था और उस दिन गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो मैंने नानी के प्रॉपर्टी के कोने से जाने का फ़ैसला किया। वो जंगल अंदर से इतना घना था कि सूरज की किरणें नीचे ज़मीन तक भी नहीं पहुंच रही थी, जिससे उस जगह पर थोड़ी गर्मी से राहत मिल रही थी। मैंने अपने जूते उतारे और आगे बढ़ने लगा। पानी से होकर जाते वक्त मैं पानी और आसपास के पंछियों की आवाज़ में खो गया। जब मैं घर से थोड़ा दूर निकल आया तो मैंने ध्यान दिया कि पानी की आवाज़ के अलावा और
किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और जंगल एकदम शांत पड़ गया था। यहाँ तक कि हवा चलनी भी बंद हो गई थी, जिससे मुझे अब अजीब सा महसूस होने लगा था। नानी जी की चेतावनी मुझे याद थी और मुझे यह महसूस हो गया था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं वापस घर की तरफ पलटा और वापस आने लगा। मैं एकदम से रुक गया जब मैंने अपने से कुछ दूरी पर एक डाली के टूटने की आवाज़ सुनी। मुझे पीछे देखने में डर लग रहा था, इसलिए मैं आगे चल दिया। मैं कुछ कदम ही चला था कि मुझे घनी झाड़ियों से किसी चीज़ की अपनी तरफ आने की आवाज़ सुनी। मैं धीरे से मुड़ा और जो उसके बाद मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझसे कुछ दूरी पर मैंने किसी चीज़ का साया देखा जो कि सीधा मेरी तरफ आ रहा था। वो 6 फीट का था और किसी आदमी जैसा लग रहा था, पर उसके पूरे शरीर पर लंबे काले बाल थे और कान किसी भेड़िए जैसे थे। फिर मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी और बहुत बड़ी बड़ी भी थी और वो आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसे देखकर मैं लड़खड़ाकर नीचे पानी में गिर गया। फिर मैं वहाँ से उठकर सीधा घर की तरफ भागने लगा। पत्थरों और पेड़ों से होकर मैं तेज़ी से जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि जो चीज़ मेरे पीछे पड़ी है वो मुझे पकड़ ले। जब मैं वापस घर पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और उसे लॉक लगाकर सीधा अंदर अपनी नानी को ढूंढने लगा। वो किचन में बैठकर रात का खाने का इंतज़ाम कर रहे थे। मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। मैं पसीने में पूरा भीगा हुआ था और मेरे कपड़ों पर और पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था। जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो समझ गए कि मेरे साथ ज़रूर कुछ हुआ है। उन्होंने बस इतना ही पूछा, क्या तुम जंगल में गए थे? मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता, वहाँ कुछ था, मैंने घबराते हुए बोला। यह सब सुनकर वो गुस्सा होने के बजाय थोड़ी दुखी हो गए। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मेरे पाँव से खून निकल रहा था तो उन्होंने मेरी पट्टी की और मुझे सब बताने लगे। उन्होंने बोला, जो तुमने देखा वो एक वेयरवुल्फ था। मेरी माँ ने भी कई बार वेयरवुल्फ की कहानी मुझे सुनाई है, जो कि एक शैतान होता है। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। उन्होंने बोला कि एक बार तुम्हारे नाना शिकार पर गए थे तो उन्हें वहाँ एक जानवर की लाश बहुत बुरी हालत में मिली। तो उन्होंने सोचा यह काम पक्का किसी भालू का है। तो वो उस भालू की तलाश में उस जंगल के अंदर तक चले गए, लेकिन वो भालू नहीं था। तुम्हारे नाना ने बताया कि वो एक आदमी था जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और उसका चेहरा भेड़िए जैसा था। उन दोनों में लड़ाई हुई और उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। कुछ घंटे बाद जब वो घर वापस आए तो बहुत बीमार पड़ गए थे। पूरी रात वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहे और सुबह तक उनकी आंखें थोड़ी अंदर हो गई थी और उनके शरीर पर बड़े बड़े काले बाल उगने भी शुरू हो गए थे। उसके कुछ घंटे बाद वो चले गए। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो मुझे किसी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जो चीज़ तुमने आज जंगल में देखी वो तुम्हारे नाना थे। यह सुन के मेरा दिल भर आया। फिर वो बोली, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि क्या करना सही होगा।
मैं बस पीछे सीढ़ियों पर बैठी रहती और गाना गाती रहती, और जब मैं गाती तुम्हारे नाना जंगल से चिल्लाते और थोड़ा सा अपने आप को झाड़ियों से दिखाते ताकि मैं देख सकूं वो वहीं हैं। मैं हर रात उनके लिए पीछे सीढ़ियों पर खाना छोड़ती और वो खाकर वहाँ से चले जाते। जो भी वो बने थे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे नाना अब भी मौजूद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वापस आ जाएं। अब तुम्हें समझ आया, वो रूल्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही थे। जो चीज़ भी अंदर जंगल में गई कभी लौटकर जिंदा वापस नहीं आई। मुझे खुशी है तुम सही सलामत वापस आ गए। फिर वो बोली, लेकिन यहाँ अब तुम दोबारा कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत नज़दीक से देखा है और तुम्हारे खून का टेस्ट भी ले लिया है, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद खून भी मौजूद है। तुम्हारे नाना के पास यहाँ कई बंदूकें हैं, लेकिन तुम वो मत ही चलाना, क्योंकि अगर तुमने उसे मार भी दिया तो तुम भी वेयरवुल्फ बन जाओगे। अगर पुरानी कहानियाँ सच हैं तो जो वेयरवुल्फ को मारेगा वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं गया। मेरी नानी अभी भी ज़िंदा है और बताती हैं कि वो चीज़ अब भी उस जंगल में मौजूद है। तो आइए सुनते हैं आज की अगली कहानी। मेरे पापा ने वैसे तो मुझे कहानी कई बार सुनाई है। जब मैं छोटा था तब से ही मुझे ये कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो मुझे बताते हैं ऐसा लगा ही नहीं कि यह सिर्फ़ एक कहानी है, मानो कि यह सब सच हो। तो ये बात उस वक्त की है जब मेरे मम्मी पापा की नई नई शादी हुई थी। मेरे पापा मिलिट्री में काम करते हैं तो उन्हें वापस जाना ज़रूरी था। तो पापा ने मम्मी को दादी के पास छोड़ा और वो चले गए। तो एक बार आधी रात के समय में कैंप में सब सो रहे थे सिवाय गार्ड्स के। रात में गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज कर ही रहे थे कि तभी कुत्तों पर किसी चीज़ ने हमला कर दिया। उन्हें सिर्फ किसी चीज़ के मांस खाने और कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यह सुनकर गार्ड्स का गला सूखने लगा और उनके अंदर डर बैठ गया। वो इतना डर गए कि उनसे वहाँ जाया भी नहीं जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ गए और छुप कर देखने लगे कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। जो उन्होंने देखा वो बहुत ही भयानक और डरावना नज़ारा था। उन्होंने देखा 2 कुत्ते मरे पड़े थे जिन्हें बीच में से फाड़ दिया गया था और उनका मांस भी वहाँ पड़ा हुआ था। वो पूरा एरिया खून से भरा हुआ था। यह सब देखकर उनमें से एक गार्ड वहीं उल्टियाँ करने लगा और रोने लगा, और दूसरा गार्ड उस जगह का मुआयना करने लगा। लेकिन डर उसके मन में भी बहुत था। तभी उसने बाकी और कुत्तों को देखा जो बिल्कुल डरे हुए दिखाई दे रहे थे और उन पर भी खून लगा हुआ था। यह सब होने के बाद सब काफ़ी डरे हुए थे और सबको अलर्ट रहने को भी बोला गया था, और बोला था कि वो सब उस जगह को 2-3 दिन में खाली कर दें। कोई भी आर्मी गार्ड वहाँ रात में ड्यूटी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उन सब हादसों से सब डरे हुए थे। तो फिर एक बार मेरे पापा को ड्यूटी करनी पड़ी। वो भी बहुत डरे हुए थे। वो यह सब नहीं करना चाहते थे पर उन्हें करना पड़ रहा था। जब मेरे पापा ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें वो आधे खाए हुए कुत्तों का ख्याल आ रहा था, जिससे वो और डर रहे थे। फिर उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगी तो वो भागते हुए उस जगह पर पहुंच गए। उनके पास उस वक्त गन भी थी, लेकिन
जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक लंबी सी चीज़ वहाँ खड़ी थी और उसी दिन की तरह वहाँ आधे खाए हुए कुत्ते पड़े हुए थे। यह देखकर मेरे पापा इतने डर गए कि उनके पैर वहीं जम गए और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उस चीज़ ने मेरे पापा की तरफ देखा। उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। उसके बाद उसने 20 फीट दूर छलांग मारी और वहाँ से भाग गया और वो चीज़ बाद में कभी दिखाई नहीं दी। यह तो साफ था कि उन कुत्तों को उस लंबी चीज़ ने ही मारा था, लेकिन वो था क्या, यह पता नहीं लग पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो वेयरवुल्फ था और कुछ लोग उसे बस एक जानवर बताते हैं, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता।